नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं। दोस्तों, जनवरी 2025 से हमारा डीएडीआर बढ़ना तय है, लेकिन कितना परसेंट की बढ़ोतरी होगी, कैसे इसको निकाला जाता है, एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में कौन सा कैलकुलेशन लगा के डीएडीआर का परसेंटेज निकाला जाता है, वो आज आपको लाइव समझाऊंगा। दोस्तों, सरकार अगर चाहे तो डीएडीआर में अच्छी खासी बढ़ोतरी दे सकती है जनवरी 2025 से, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में पेमेंट और पेंशन तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ ही बढ़ेंगे कुछ अलाउंसेस भी। जी हां, जो अलाउंसेस अभी चल रहे हैं उनमें से बहुत सारे अलाउंसेस हो सकता है अबोलिश हो जाएं, हो सकता है हट जाएं, और हो सकता है नए अलाउंसेस का भी इंट्रोडक्शन हो जाए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग अलाउंसेस हैं, जो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी, यानी कि जो कंटिन्यू रहेंगी, उनमें से बहुत सारे अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसमें से अलाउंसेस हैं सर्विंग पर्सन के लिए भी है, कुछ अलाउंसेस रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी है। तो जो पेंशनर्स के लिए अलाउंसेस होंगी उनमें किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, और कुछ ऐसे अलाउंसेस होंगे जिनकी बढ़ोतरी की वजह से आगे आने वाले समय में हमें ओआरओपी के जरिए भी फायदा मिल सकता है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, टीओआर 8वें पे कमीशन के तय करने से पहले और एक बार भारत सरकार के साथ जेसीएम की मुलाकात होने की बात सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो जो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एआईसीपीआईएन के आंकड़ों से डीए 2% बढ़ रहा है। क्या सरकार दे सकती है 3%? क्या है हकीकत, इसके बारे में आगे समझाऊंगा। इससे पहले आपको डीएडीआर का जो आंकड़ा निकाला जाता है उसका फॉर्मूला समझा देता हूं। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। डीएडीआर का जो हमारा आंकड़ा निकाला जाता है दोस्तों, पूरे एक साल के एआईसीपीआईएन के आंकड़ों को लिया जाता है, उन आंकड़ों को कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, तब निकलता है हमारा बढ़ने वाला डीएडीआर। तो ऐसे आने वाले समय में जो जनवरी 2025 से डीएडीआर बढ़ेगा, उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे कैलकुलेट किया गया, वो समझाता हूं आपको। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का मैंने यहां पर एआईसीपीआईएन का आंकड़ा लिया है। कौन से महीने में कितना आंकड़ा था, ये बिल्कुल सरकारी आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को लेकर के इसका पहले तो टोटल निकाला जाता है। जी हां, ये जो 12 महीने के आंकड़े हैं, इनका टोटल निकाला गया, जो टोटल बनता है 1699। ये पूरे आंकड़े अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 1699 बन रहा है। अब इसका निकाला जाता है एग्रीगेट, यानी कि एक महीने का। अब 12 से जब 1699 को आप डिवाइड करेंगे तो एक महीने का निकलेगा 141.59। अब ये 141.59 को अगर आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे आगे डीएडीआर का फॉर्मूले में, तो उससे पहले सबसे पहले हमें एक एवरेज निकालना पड़ता है। अब ये 141.59 तो निकल गया एग्रीगेट 12 महीने का हिसाब करके, कुल एक महीने का हमने निकाला। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला है एग्रीगेट इंटू 2.88। ये जो 2.88 है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आप सरकारी दस्तावेजों में 7वें पे कमीशन के डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये 2.88 जो है मल्टीप्लीकेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और साथ ही साथ और एक स्टैंडर्ड है, वो है बेसिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बीसीपीआई जिसको बोलते हैं, जो फिक्स है, और वो है 261.4। और ये जो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला 2.88, ये भी फिक्स है 2.88। तो ये आप इंटरनेट में भी चेक कर सकते हैं, सरकारी दस्तावेजों में 7वें पे कमीशन के, उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इनको लेकर के अभी कैलकुलेशन क्या बनता है, एग्रीगेट इंटू 2.88 इज इक्वल्स टू एवरेज। अब हमारा एग्रीगेट कितना निकला है, ये 2.58 है दोस्तों, 141.58 है। 141.58 इंटू 2.88 इज इक्वल टू 407.75, ये निकलता है हमारा एवरेज। अब डीए का या डीआर का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है एवरेज माइनस बीसीपीआई। ये वाला जो आंकड़ा है बेसिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एवरेज से बीसीपीआई को माइनस करके 100 से उसको गुणा करना है और उसको फिर से भाग करना है, बीसीपीआई से उसको डिवाइड करना है। तो देखिए एवरेज जो निकला है हमारा 407.75, इसको हम बीसीपीआई इससे माइनस कर देते हैं और इंटू कर देते हैं 100, तो ये बनता है दोस्तों 14635। देखिए हमारा एवरेज निकला 407.75 माइनस 261.4
इंटू 100, ये निकलता है 14635 और उसको डिवाइड करना है फिर से BCPI से, यानी कि बेसिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, जो होता है 261.4। अब इसको कैलकुलेशन जब करते हैं दोस्तों तो ये निकलता है दोस्तों 5.99, यानी कि 55.99, यानी कि 55.99% बन रहा है जनवरी 2025 से हमारा DADR का परसेंटेज। अब DADR का रूल बोलता है कि जो पॉइंट के आगे होता है उसको नहीं लिया जाता है, लेकिन यहां पर कंडीशन ऐसा है दोस्तों कि 55.99 है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें 0.1 की अगर बढ़ोतरी कर दी जाए तो ये 56 पहुंच रहा है। और अगर दिसंबर महीने के जो आंकड़े 143.7 आए हैं, इसमें अगर 143.7 ना होके अगर 8 भी होता तब भी हमारा सीधा सीधा 56 होता। तो ऐसे में अब 0.1 को कंसिडर करते हुए सरकार से हमारी मांग है, जी हां, सरकार से हमारी मांग है कि 0.1 को कंसिडर करते हुए सरकार 55 के बजाय 56% DADR की बढ़ोतरी दे जनवरी 2025 से। चलिए, ये रहा पूरा कैलकुलेशन और एक मांग मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर। 8CPC में किन अलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी, इससे पेंशनर्स को क्या फायदा होगा? जी हां, 8CPC में दोस्तों पे पेंशन के साथ साथ अलाउंसेस भी बढ़ जाएंगी। हालांकि अलाउंसेस में ज्यादातर अलाउंसेस जो सर्विस में लोग हैं उनके लिए होती हैं, लेकिन कुछ अलाउंसेस ऐसे भी है जो रिटायर्ड पर्सन के लिए भी है, पेंशनर्स के लिए भी है। तो चलिए एक रिपोर्ट दिखा के समझाता हूं दोस्तों। ये जो मीडिया रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, 8th पे कमीशन डियरनेस अलाउंस टू HRA लिस्ट ऑफ 97 अलाउंसेस एक्सेप्टेड बाय 7CPC, यानी कि 7वें पे कमीशन में जो 97 अलाउंसेस एक्सेप्ट किए गए थे उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इसमें से कुछ अलाउंसेस पेंशनर्स के लिए भी लागू हैं दोस्तों। तो 7वें पे कमीशन के इन अलाउंसेस में हम एक नजर डालते हैं, जिसमें आगे आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में भी इन्हीं अलाउंसेस में कुछ अलाउंसेस जारी रहेंगी, कुछ शायद अबोलिश हो जाएंगी और इसके अलावा भी कुछ और अलाउंसेस हो सकता है इंट्रोड्यूस हो जाएं या लागू किए जाएं। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो पूरा लिस्ट है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एरोनॉटिकल अलाउंस से शुरू होता है, जिसको 7वें पे कमीशन में 50% बढ़ोतरी के साथ रिटेन किया गया था। इसी तरीके से बाकी पूरे अलाउंसेस का यहाँ पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं, जहां पर मैं कुछ अलाउंसेस आपको बताऊंगा कि जो अलाउंसेस पेंशनर्स के लिए भी लागू रहेंगी दोस्तों और लागू थी। आप देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सर्विस के दौरान मिलने वाला अलाउंस है, ये अलाउंस पेंशनर्स को नहीं लागू है। इस तरीके से जो सर्विस में फौजी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके लिए CI ऑफ्स अलाउंस, क्लासिफिकेशन अलाउंस। अब ये जो क्लासिफिकेशन अलाउंस है दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं पेंशन में भी थोड़ा बहुत असर होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन अलाउंस को जोड़ करके पेंशन बनाया जाता है। क्योंकि पेंशन जब भी कैलकुलेट होता है, हमारा बेसिक पे क्लासिफिकेशन अलाउंस और साथ में मिलिट्री सर्विस पे को लगा के उसके हिसाब से हमारा पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। और अगर देखिए उस समय में क्लासिफिकेशन जो अलाउंस है 50% बढ़ाया गया था और उसको रिटेन किया गया था। अब की बार भी अगर क्लासिफिकेशन अलाउंस को अच्छी खासी बढ़ोतरी मिल जाए तो आगे आने वाले समय में जो भी रिटायर होंगे उनको पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी और साथ ही साथ इसका असर OROP-4 में भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आगे देखिए कोबरा अलाउंस जो कि CRPF के जवानों को मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे अलाउंसेस के यहाँ पर लिस्ट आप देख पा रहे हैं। डेली अलाउंस, इसी तरीके से दोस्तों डियरनेस अलाउंस जो कि डियरनेस रिलीफ के साथ मिलता जुलता अलाउंस है। अब डियरनेस अलाउंस का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो 8वें पे कमीशन में चेंज होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप सबने देख लिया कि छठे पे कमीशन से 7वें पे कमीशन में DA की बढ़ोतरी 125% तक हो गई थी, लेकिन 7वें से 8वें पे कमीशन में अभी बढ़ोतरी केवल 53% तक ही पहुंची है। तो इसका फॉर्मूला चेंज होना जरूरी है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी अलाउंसेस हैं, एजुकेशन अलाउंस, फैमिली HRA अलाउंस, फील्ड अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, जो कि हमारे सर्विंग सोल्जर्स को मिलती है। अब देखिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस वो अलाउंस है जो कि पेंशनर को मिलता है हर महीने 1000 रुपए और 8वें पे कमीशन में इसका बढ़ना तय है दोस्तों, क्योंकि इसमें मांग 5000 रुपए की गई है, लेकिन हो सकता है 5000 ना हो, लेकिन कम से कम भी 3000 रुपए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस होने के पूरे 8वें पे कमीशन में चांसेस है। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो 7वें पे कमीशन में रिटेन की गई थी, बढ़ाई गई थी, जिसमें और भी एक अलाउंस है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस CAA, जो कि पेंशनर, ये देखिए जो कि पेंशनर जो 100% डिसेबल्ड हैं उनको मिलता है। तो उस समय में 7वें पे कमीशन में इसमें भी 50% की बढ़ोतरी की गई थी, जो 8वें पे कमीशन में भी बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। तो इसी तरीके से पूरा अलाउंसेस का लिस्ट जो है आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं।
मेडिकल अलाउंस, मेडल अलाउंस, पैरा अलाउंस, इस तरीके से बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। और इन्हीं अलाउंसेस में कुछ अलाउंसेस जो है कंटिन्यू रहेंगी और इसके अलावा और कुछ अलाउंसेस भी इंट्रोड्यूस हो सकती हैं 8वें पे कमीशन में दोस्तों, जिनमें से बहुत सारे ऐसे अलाउंस हैं जो पेंशनर्स को सीधे सीधे मिलते हैं और कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो पेंशनर्स को इनडायरेक्टली, जिसका फायदा ओआरओपी के जरिए आगे आने वाले समय में मिल सकता है दोस्तों। पेमेंट के साथ साथ इन अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी होगी, जिनमें से कुछ अलाउंसेस हैं पेंशनर्स के लिए और दोस्तों कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो हैं तो सर्विंग पर्सन के लिए, लेकिन उसकी वजह से उनके पेंशन में बढ़ोतरी होगी जो आगे जाके हमारा ओआरओपी 4 में भी असर डालेगा, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी पेंशन की कराएगा। वैसा ही एक अलाउंस भी है, वो है मिलिट्री सर्विस पे। जी हाँ, वैसे 8वें पे कमीशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल किया जाए और 8वें पे कमीशन में अगर मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल किया जाता है तो आने वाले समय में उसका असर पेंशनर्स को फायदा मिलेगा चौथे ओआरओपी से। जी हाँ, चलिए अब वो तो समय बताएगा, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी के टीओआर से पहले एक और मीटिंग होगी सरकार के साथ। जी हाँ दोस्तों आप सबको पता है भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय के साथ जेसीएम की जो स्टाफ साइड की मीटिंग हुई थी पिछले 10 फरवरी 2025 को, तो उस मीटिंग में बहुत सारे विषयों के ऊपर डिस्कशन हुआ था। अब ये खबर आ रही है कि टीओआर तय करने से पहले, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने से पहले, यानी कि 8वां पे कमीशन का कमिटी गठन करने से पहले और एक मीटिंग की मांग की गई है भारत सरकार के साथ जेसीएम द्वारा। तो आने वाले समय में अगर ये मीटिंग होती है तो हमारी ये मांग है कि उसमें पूर्व सैनिक के जो संस्था है हमारे, या पूर्व सैनिक के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी लिया जाए, ताकि टीओआर में फौज से रिलेटेड, फौजी पेंशनर्स से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो भी सम्मिलित हो सके। क्योंकि पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी, जेसीएम की मीटिंग जो हुई थी, उसमें केवल ओवरऑल पॉइंट्स थे। जो हमारे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जैसे इक्वल एमएसपी का मुद्दा है, डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा है, फैमिली पेंशन का मुद्दा है, एडिशनल पेंशन का मुद्दा है, स्पर्श के कई सारी ऐसी चीजें हैं, उनको लेकर भी टीओआर में जो पॉइंट्स हैं वो सम्मिलित होने जरूरी हैं। तो अगर आगे आने वाले समय में टीओआर से पहले अगर मीटिंग हो तो उसमें जो पूर्व सैनिक हैं उनके भी नुमाइंदे जरूर हों, ताकि वो हमारे पॉइंट्स भी वहां सम्मिलित करा सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।